प्रिय साथियों, CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। सदिश कलन यानी वेक्टर कैलकुलस के जो अभी तक के मैंने डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर्स, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल और इनसे जुड़ी आइडेंटिटीज़ के बारे में मैंने आपको बताया। इससे पहले मैंने 2-3 लेक्चर जो आपको दिए, इसके अंदर मैंने ये सारा कंटेंट पूरा किया। अब मैं बढ़ रहा हूँ आपके ख़ास तौर से जो इसके लास्ट के 3 टॉपिक है, जिसमें डाइवर्जेंस थ्योरम है, अपने गॉस थ्योरम, दूसरी है स्टोक्स थ्योरम और तीसरी है ग्रीन थ्योरम। ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन थ्योरम, ये 3 थ्योरम ऐसी है जो दिखने में काफ़ी भारी भरकम लगती है, लेकिन इसका क्वेश्चन इतना इजी आता है कि हम एक चुटकी में इसको सोल्व कर सकते हैं। तो मैं इसके प्रूफ की तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन इन तीनों ही थ्योरम के अंदर जो टर्मिनोलॉजी काम आती है, जो शब्दकोश इसके अंदर काम आता है, वो शब्दकोश को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं, ताकि जो सवाल हम करेंगे उसमें आपको ज़्यादा देर नहीं लगेगी। तो इसके अंदर सबसे पहले मैं जो 2 खास तौर से टर्म आती है, एक तो पृष्ठ समाकल और दूसरा आयतन समाकल। तो सबसे पहले पृष्ठ समाकल की हम बात करें, किसी भी सदिश बिंदु फलन के पृष्ठ समाकलन के बारे में हम सबसे पहले लेते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पृष्ठ समाकलन के अंदर क्या है, हमारे पास में एक संतत और अवकलनीय सदिश बिंदु फलन। देखिए, सबसे खास बात यह कि सदिश बिंदु फलन जो है संतत होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। और उसके बाद में हम इसके अंदर जो आगे बढ़ेंगे, तो हमारा जो एक बहुत बड़ा पृष्ठ है, हम उसके अंदर, उस पृष्ठ के अंदर हम क्या करते हैं, कोई एक छोटा सा पृष्ठ लेते हैं और इसके अंदर बहुत सारे बिंदु लेते हैं, ठीक है। और अब इस पृष्ठ के बहुत सारे बिंदुओं का हम अभिलंबवत सदिश n की दिशा में इसका समेशन करते हैं सभी क्षेत्रफलों का। तो इसमें 2 चीज़ आती है, एक तो जो आपका स्मॉल डेल्टा एस जो लोगे वो काफ़ी छोटा होगा, ठीक है। और बिंदुओं की संख्या जो लेंगे p, वो हम अनंत लेंगे। मतलब बिंदु तो बहुत सारे होंगे, यानी कि छोटे छोटे क्षेत्रफल तो बहुत सारे होंगे, लेकिन एक क्षेत्रफल का जो स्मॉल डेल्टा एस है वो मतलब 0 के लगभग होगा, मतलब बहुत छोटा, ठीक है। और क्षेत्र जो डेल्टा एस जो अपन मान रहे हैं वो बहुत सारे होंगे। आपको ज़्यादा दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, ये इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसलिए मुझे ये लेना ज़रूरी है। आपको अगर इसका पता नहीं चले तो पढ़े रहने दो। मैं डायरेक्ट आपके उस टॉपिक की तरफ आता हूँ कि पृष्ठ समाकल, क्योंकि एक फिजिक्स का बहुत बड़ा पार्ट है ये, उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र के अंदर ये काम आता है, इसलिए इसको ब्रॉड लेवल पर लिया जाता है। यहाँ ये F.ds सरफेस एस का इंटीग्रेशन, वो F.n.ds, दोनों में फ़र्क क्या है। यहाँ n लेने का मतलब पृष्ठ के बाहर की तरफ या फिर लंबवत नीचे की तरफ इकाई सदिश n की दिशा में आपको क्षेत्रफल लेना है, इसलिए इसको n.ds कर दिया है और कुछ नहीं है। तो ये फॉर्मूला याद रखना। हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे, मैं क्वेश्चन लूँगा, उन क्वेश्चन के हिसाब से अपन आगे बढ़ेंगे। इसी चीज़ को कार्तीय रूप में लें तो हमारे पास में ये जो एक f जो एक सदिश बिंदु फलन है, वो f1i प्लस f2j प्लस f3k होगा, जहाँ f1, f2, f3 ये x, y, z के फलन होंगे। ये ध्यान रखना, क्योंकि 3 डायमेंशनल है पूरा वो, इसलिए। और ds, बहुत सारी बुक में इसको dA भी लिखा है, तो ds या dA इक्वल टू s1i प्लस s2 प्लस j प्लस s3k है, जहाँ s1 जो है वो dy dz क्षेत्रफल है। ये इस तरीके से आप पहले इसमें से ले लें, ये तो ये dy dz, तो dy dz का मतलब ये वाला पोर्शन हो जाएगा एक तरह से, ठीक है। ऐसे ही x dz s2 जो है dz dx,
S3 dx dy, ये इस तरीके से इसको लिया जाएगा। ये इसके सिंबल है। अब इसको मैंने फाइनलाइज कैसे किया है, वास्तव में इस f को मैंने fr लिख दिया, ठीक है, डॉट ds, तो fr मतलब f1i प्लस f2j प्लस f3 के डॉट ds का मतलब s1i प्लस s2j प्लस s3 के, भले इसको a1i प्लस a2j प्लस a3 के दे, ये कैपिटल में a1i प्लस a2j प्लस a3 के, दो एक ही बात है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लिया, f1 s1 प्लस f2 s2, इस तरीके से फाइनली आपके f1 एज इट रहेगा, मतलब ये जो है एक तरह से एक्स वाई जेड का फलन हो जाएगा f1 तो, और s1 को हम लिखेंगे dy dz, ऐसे ही f2 एक्स वाई जेड का फलन dz dx प्लस f3 एक्स वाई जेड dx dy। तो फाइनली हमारे पास fr ds इक्वल टू f1 dy dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy, और ये जो है वो किसके अंदर बदल गया, जो सिंगल इंटीग्रल था वो किस में कन्वर्ट हो गया, डबल, क्योंकि पृष्ठ समाकलन है तो हमने इसको डबल इंटीग्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर दिया। पहले अपन y के रेस्पेक्ट समाकलन कर देंगे, ठीक है, फिर z के रेस्पेक्ट इस तरीके से, और हम लिमिट पुट कर देंगे। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो पृष्ठ दिया जा रहा है वो पृष्ठ किस प्रकार का है, कोई ट्रायंगल है या कोई पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है, या कोई रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, तो इस तरीके से पृष्ठ होंगे। तो उन पृष्ठों को देख करके हम ये लिमिट यूज़ कर लेंगे। आपको जो दिक्कत आएगी वो लिमिट की आएगी, तो लिमिट जो हमारी हमेशा या तो कोई रेक्टेंगल होगा, आयत होगा, स्क्वायर होगा, वर्ग यानी पैराबोला, परवलय, इलिप्स है ना, दीर्घवृत्त, ये इस तरीके से कोई पृष्ठ होंगे, या सिंपल कोई आयतीय परवलय, कोई सिंपल पृष्ठ होगा। और उस पृष्ठ को हम देख लेंगे कि उसकी जो सीमा है, लिमिट है, वो कहाँ से कहाँ तक है, x कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा, y कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा, और z कहाँ से कहाँ तक बढ़ रहा। तो ये हम फाइनली पृष्ठ समाकलन के अंदर हम इसको यूज़ करेंगे। ये हमें पृष्ठ समाकल की जो टर्मिनोलॉजी है ये हमें ध्यान रखनी होगी। देखिए, पृष्ठ समाकलन के बाद यानी सरफेस इंटीग्रल के बाद इसी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है आयतन समाकल या वॉल्यूम इंटीग्रल। ध्यान रखना, हमारी जो तीनों ही प्रमेय है, गॉस, स्टोक और ग्रीन, इनमें इन्हीं टर्मिनोलॉजी का यूज़ होगा। तो आयतन समाकलन में फ़र्क क्या है, पहले हम केवल सब स्मॉल पृष्ठ ले रहे थे, डेल्टा S1, डेल्टा S2, और उन सभी का हम किसी इकाई सदिश n कैप की डायरेक्शन में, देखिए जो पृष्ठ होता है, ये जो आपने पृष्ठ लिया, तो इस पृष्ठ की डायरेक्शन जो होगी वो हमेशा और हमेशा लंबवत दिशा में, नॉर्मल डायरेक्शन में होगी, और इसलिए हम n कैप लंबवत दिशा का n कैप का उपयोग करते हैं। ध्यान रखना, कैलकुलेशन में ज़्यादा उसका कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। तो उस पृष्ठ से गिरा, अब जो पृष्ठ हमने लिया उस पृष्ठ से गिरा जो टोटल जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, उसको हम आयतन समाकल कहेंगे। हम इसमें क्या क्या चीज़ हमें क्वेश्चन में गिवन होगी, देखिए मेरा जो सिस्टम पूरा है कि हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे, उतनी ही चीज़ें मैं इसमें ले रहा हूँ। हमारे पास में FR जो है वो F1i प्लस F2j प्लस F3 के दे रखा है, जहाँ F1, F2, F3, ध्यान रखना खास तौर से F1, F2, F3 ये रेस्पेक्टिवली x, y, z के फंक्शन होंगे। ध्यान रखना, F1 को x का, F2 y का और F3 z का फंक्शन, और फिर इसके अंदर आयतन dv जो है वो dx इंटू dy इंटू dz, यानी कि dv इक्वल टू dx dy dz के इक्वल होगा। ये हम इसमें यूज़ करेंगे। तो उस केस में हमारे f, जो पृष्ठ f दे रखा है, उसका टोटल जो आयतन होगा वो हम इंटीग्रेशन ऑफ वॉल्यूम f dv इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन f1i प्लस f2j प्लस f3 के dx dy dz, और फिर हमारा i बाहर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा f1 का हम तीनों के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे, ट्रिपल इंटीग्रेशन, फिर j का भी ट्रिपल इंटीग्रेशन, और k के कोफिशिएंट का भी ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे। ये हमारा सॉल्यूशन है। हमने दोनों तरफ से सीख लिया।
लेकिन अलग अलग क्वेश्चन में हम कभी तो हम ट्रिपल वाला यूज़ करेंगे और कभी हम सरफेस इंटीग्रेशन यानी कि पृष्ठ समाकलन यूज़ करेंगे। दोनों से रिजल्ट सेम आएगा, लेकिन वहाँ पृष्ठ किस प्रकार का दे रखा है उस बेस पर हम दोनों में से सेलेक्ट करेंगे। और ये किस बेस पे, जो हमें अब आने वाला टॉपिक बताएगा कि हम सरफेस इंटीग्रल यूज़ करें या फिर वॉल्यूम इंटीग्रल यूज़ करें और हमारे रिजल्ट को हम फाइंड करें। तो लीजिए, कुछ खास टर्मिनोलॉजी के बाद में अब हम चलते हैं उन तीनों थ्योरम्स में से पहली थ्योरम वो है गॉस अपसरण प्रमेय या गॉसेस डाइवर्जेंस थ्योरम। देखिए, इस थ्योरम का यूज़ करके हमें सवाल करने पड़ेंगे, तो उसके लिए उस थ्योरम के अंदर क्या क्या फॉर्मूले मेन है उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। ये कह रहा है कि किसी सदिश फलन f, यानी कोई सदिश बिंदु फलन है। हमने पहले टॉपिक जो था सबसे पहले सदिश फलन का, उसके अंदर मैंने आपको सदिश बिंदु फलन और अदिश बिंदु फलन दोनों को डिफाइन भी किया पहले लेक्चर में। आपको पहला लेक्चर CMPC यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर दे रखा है, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर सदिश बिंदु फलन को हमने उसमें देख लिया, वो f है, उसका हम उस सदिश बिंदु फलन f का किसी बंद पृष्ठ की परिसीमा में लिया गया अभिलंब पृष्ठ समाकल उस क्षेत्र में सर्वत्र लिए गए डाइवर्जेंस f के आयतन समाकल के बराबर होता है। मतलब द नॉर्मल सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ फंक्शन f over the boundary of a closed region is equal to the volume integral of the divergence f taking throughout the region। यानी यहाँ पर इस थ्योरम के अंदर पृष्ठ समाकल भी काम आया और आयतन समाकलन भी काम आया। यानी कि पृष्ठ समाकल को अगर यूज़ नहीं करें, आप उसकी जगह पूरे का डाइवर्जेंस f लेकर के और उसका अगर आप आयतन समाकलन करें तो भी रिजल्ट सेम आएगा। ऐसा ये गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम हमें इंडिकेट करती है। इफ f, मतलब जो f आपको दे रखा किसी बंद पृष्ठ S द्वारा घिरे क्षेत्र V, यानी कि वॉल्यूम V है, V में संतत अवकलनीय सदिश बिंदु हो, तो उस केस में सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट n कैप ds इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस f। यहाँ n कैप जो है वो किसी पृष्ठ के लंबवत यानी नॉर्मल डायरेक्शन में जो है नॉर्मल वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर है, ध्यान रखना। तो ये जो है फॉर्मूला आपके मेन काम आएगा। कभी हम ये वाला पोर्शन यूज़ करेंगे, कभी हम ये, वो हमारे क्वेश्चन में पृष्ठ किस तरीके का दे रखा, मैं जब क्वेश्चन शुरू करूँगा इसके बाद में, तो मैं इन दोनों चीज़ों को, इस फॉर्मूले को आपको सामने रखूँगा और रीज़न भी बताऊँगा कि हम ये वाला साइड यूज़ करके आंसर तक पहुँच रहे हैं या फिर ये वाला यूज़ करके। वहाँ एक तो हमें डायरेक्ट ये स्टेटमेंट है वो याद रखना है, फिर इसी का कार्तीय रूप है वो है डबल इंटीग्रेशन, यानी कि सरफेस इंटीग्रेशन f1 dy dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dy dx या dx dy। ठीक है, ये पूरा जो है यूँ का यूँ आपके सरफेस इंटीग्रेशन को या पृष्ठ समाकलन को बताता है। और दूसरा जो ये वाला पोर्शन जो है वो आप देख लो, डाइवर्जेंस लेते ही यहाँ से ijk हट गया है, क्योंकि डाइवर्जेंस f जो है हमारे को एक अदिश बिंदु फलन देता है। तो ये डेल f1 अपॉन डेल x प्लस डेल f2 अपॉन डेल y प्लस डेल f3 अपॉन डेल z dx dy dz, यानी इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा हम उसका x y z के रेस्पेक्ट ट्रिपल इंटीग्रेशन कर देंगे, इससे हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। अब यूँ नहीं कि यह बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपके ये जो टर्म आप यूज़ करोगे इसके बाद में आपके यहाँ पर बिल्कुल सिंपल छोटी सी कैलकुलेशन आएगी और उसको आप एक 10 सेकंड 20 सेकंड में इसको कर लोगे। तो ये जो डाइवर्जेंस थ्योरम है वो हमें
मेन ये याद रखना है, ठीक है, जो पृष्ठ समाकलन है वो डाइवर्जेंस एफ के वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। ये आपको इस तरीके से याद रखना है और इसी का कार्तीय रूप भी आपको याद रखना है। तो डाइवर्जेंस थ्योरम को हम यूज़ करेंगे क्वेश्चन में। जनरली क्वेश्चन में पृष्ठ दिया होगा और उस पृष्ठ की जो सीमाएं दे रखी होगी, लिमिटेशंस ध्यान रखना, और उन सीमाओं के बेस पे हम ये देख लेंगे कि हम ये वाला पोर्शन यानी लेफ्ट साइड से उसका आंसर जल्दी निकाल सकते हैं या डाइवर्जेंस एफ लेकर के ट्रिपल इंटीग्रेशन से जल्दी निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन जब सामने आएगा तब पता चलेगा। हमें बस खाली ये याद रखना है, ये जो पूरी रामायण है मुझे लिखना जरूरी था इस मानस को, तो इसके अंदर भी पूरा ये लिखा है कि किसी भी पृष्ठ का जो पृष्ठ समाकलन है वो उस पृष्ठ पर लिए गए डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकल के बराबर होता है। इतना लंबा भी अगर याद नहीं हो तो खाली याद रखो कि किसी भी पृष्ठ का पृष्ठ समाकल उसके डाइवर्जेंस एफ के आयतन समाकल के बराबर होता है। मतलब दोनों तरफ से कैसे यूज़ करो तो आपके सेम रिजल्ट आएगा। तो ये हमारे पृष्ठ समाकल, आयतन समाकल, डाइवर्जेंस एफ, और अब इसके इन सब से को मिला करके न गॉस अपसरण प्रमेय या फिर गॉसेज डाइवर्जेंस थ्योरम, ये आपको अच्छी तरह से स्टडी कर लेना है। फिर हम इसके एग्जाम्पल्स हम लेते हैं। तो लीजिए गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम पर डिपेंडेड एक क्वेश्चन है इवेल्युएट डबल इंटीग्रेशन, या यूँ कहो कि सरफेस इंटीग्रेशन एफ डॉट एन कैप डी एस वेयर एफ इक्वल टू 4xzi माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस वाई जेड के, वेयर एस उस घन यानी क्यूब का पृष्ठ है जो निम्न प्लेन्स से बाउंडेड है। यानी x कहाँ से कहाँ तक है 0 to 1, y भी 0 to 1 और z भी 0 to 1। सिंपल सा काम है। और मैं आपको बता दूं कि डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और इजी वे में सोल्व हो जाते हैं। अगर हम एक बार ढंग से पढ़ के जाएं तो हम आराम से कर सकते हैं। आपको मालूम है कि ये हमारे डाइवर्जेंस थ्योरम है गॉस की। मैं ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ डाइवर्जेंस एफ। तो देखिए आप राइट साइड से ले लेता हूँ मैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन, फिर डाइवर्जेंस एफ ले लेंगे इसका, तो आई जे के तो हट जाएगा और क्या बचेगा डेल अपॉन डेल एक्स और 4xz माइनस बलिया प्लस रहने दो डेल अपॉन डेल वाई और माइनस का वाई स्क्वायर प्लस वाई जेड है डेल अपॉन डेल जेड वाई जेड, ठीक है। और ये आपके पूरा का पूरा डी वी या यूँ कहो डी एक्स डी वाई डी जेड। तो ये हो जाएगा 4x के रेस्पेक्ट, यानी कि आपके क्या बन गया, ये 4xz था तो ये बन गया आपके 4z, ठीक है, माइनस वाई स्क्वायर 2y बन जाएगा, है ना, ये माइनस 2y और इसका प्लस का y बनेगा। तो आप देखो ओनली माइनस का y रह जाएगा, तो 4z माइनस y और इधर बचेगा dx dy और dz ट्रिपल इंटीग्रेशन। अब हम सबसे पहले z के रेस्पेक्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 4z स्क्वायर अपॉन 2 माइनस वाई जेड और इसका 0 to 1 क्योंकि z हमारे 0 से 1 है, ठीक है। अब यहाँ डबल रह जाएगा और dx dy, तो ये अपर लिमिट, तो ये क्या बचा 2 माइनस वाई रह जाएगा dx dy। अब हम इसका देखिए यहाँ 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ पे z की जगह तो 1 हो गया, लोअर लिमिट 0 है तो दोनों जगह 0, तो मतलब पूरा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ इसका हम y के रेस्पेक्ट करें तो 2y माइनस वाई स्क्वायर लिमिट 0 to 1 सिंगल इंटीग्रेशन dx और ये बनेगा अपर लिमिट 1, तो ये 2 माइनस 1 रह जाएगा। देखिए यहाँ 4xz है, ठीक है, और हमने
यहाँ x के रेस्पेक्ट किया था ना, तो यहाँ डिफरेंशिएशन था, तो यहाँ पर क्या 4z बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ ये भी राइट है, यहाँ एक 2 आ रहा था तो वो कैंसिल हो गया, बस राइट चल रहे हम। तो 4 ये क्या हो जाएगा, 4z इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है। 4z माइनस y ये फाइनल आ गया। अब अपन z के रेस्पेक्ट किया था तो z²/2 राइट है, और ठीक चल रहे हम। तो 2 - 1 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो बन रहा है वो dx इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर ओनली यहाँ y²/2 बनेगा, और ऐसा करने पर ये 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 3/2 बनेगा, ध्यान रखना 3/2 x, तो 1 - 1, तो ये आपके क्या आ जाएगा 3/2। तो फाइनल आंसर इसका 3/2 आएगा, यहाँ y का y²/2 बन जाएगा। तो यहाँ ये जनरल एक कैलकुलेशन है, हमें खाली बस यहाँ ये ध्यान रखना है कि इजी कौन सा पड़ रहा। अगर हमारे पास में f दे रखा है, ठीक है ना, तो बेटर यही होगा कि आप ये वाली साइड यूज़ करें ताकि आप जल्दी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इवेल्यूएट x dy dz y dz dx प्लस z dx dy। यहाँ s जो है वो सरफेस ऑफ स्फीयर x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू a² है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ आप अगर ध्यान से देखें तो f1 आपके है x, f2 है y, f3 है z, ठीक है। तो उस केस में आपके डेल f1 अपॉन डेल x इक्वल टू डेल f2 अपॉन डेल y इक्वल टू डेल f3 अपॉन डेल z, तीनों 1 आ जाएंगे। और उस केस में हम इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, ट्रिपल इंटीग्रेशन वॉल्यूम ऑफ, और ये अंदर क्या बैठता है डेल f अपॉन डेल x प्लस डेल f अपॉन डेल y डेल f अपॉन डेल z। यहाँ dx dy dz लिखो भले ही, और भले ही dv लिख दो। तो आप देखो कि ये वॉल्यूम, और यहाँ आपके ये 3 आ गया dv, और अब यहाँ जो इसने कहा है 3 तो आप ले लो बाहर, और एक तरह से इसका जो आप इंटीग्रेशन करेंगे यानी पूरा आयतन, तो आपको मालूम है कि 3 और ये हो जाएगा 4/3 पाई r²। आयतन होता ना गोले का, तो वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई r³, यानी कि ये हो जाएगा पाई a³, या a है। तो फाइनली आंसर क्या आ गया आपके, ये जो आंसर है वो 4 पाई a³, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। हमने कुछ निकाले, सिंपल सा काम किया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ध्यान रखना जब ये जो है सारे f1 x का ही फलन हो, y का फलन हो मतलब f2, और f3 z का फलन हो, तो उस केस में आप डायरेक्ट इससे करें। और ये देखिए आप 1 मिनट भी पूरा नहीं लगा, क्वेश्चन ही आपके इसी का बनेगा, ध्यान रखना खास तौर से। तो ये क्वेश्चन आपको ऐसे करना है। फिर यहाँ डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर डिपेंड क्वेश्चन है। यदि V किसी बंद पृष्ठ S द्वारा परिबद्ध आयतन V हो तो प्रूव दैट n डॉट ds इक्वल टू 0। n डॉट ds जो है हमारे डायरेक्ट 0, दूसरा r क्रॉस n कैप ds 0, और n कैप कर्ल f ds 0, और r डॉट n ds इक्वल टू 3v। देखिए सिंपल सा काम है, n डॉट ds जो बनता है वो आपके डायरेक्ट क्या बन जाएगा, इसके अंदर वास्तव में किसी फील्ड का ही है, तो मैं इसको डायरेक्ट ले लेता हूँ s, और ये हो जाएगा f n डॉट ds। और उस कंडीशन में यहाँ f जो है वो एक कांस्टेंट वेक्टर है, तो डायरेक्टली आपके ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ r जो आ रहा है r क्रॉस n कैप, तो आप इसको भी ऐसा लिख लें s, और ये हो जाएगा इसको आप पहले ऐसा लिख लें f डॉट r क्रॉस n कैप ds, तो ये हो जाएगा f क्रॉस r n कैप ds, और ये आपके f अचर होने से 0 हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये इस तरीके से। फिर यहाँ आ रहा है कर्ल f 0,
तो यहाँ पर भी क्योंकि f जो है आपका अचर है, कांस्टेंट है, क्योंकि आप f कुछ भी मान लें, f इक्वल टू A1i A2j H3k, तो उस केस में ये भी आपके 0 हो जाएगा। फिर यहाँ r डॉट n कैप ds 3v है ना, क्योंकि r आपके जो है आपको पता है कि r इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो अब आपके इसको आप क्या करें, इसको आप डाइवर्जेंस आर करके और इसको ये लिख दें आप dv, या इसको हाँ डी रहने वाली और भले ये रहने दें आप एन कैप ds। ये कितना होता है आपके, ये आपके क्योंकि अच्छा डाइवर्जेंस कर लिया है तो अब इसको आपको dv ही करना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, तो d हो जाएगा। डाइवर्जेंस r कितना होता है आपके 3 और ये dv का v, तो ये डायरेक्ट 3v आंसर आ जाएगा। ये कुछ जनरल रिजल्ट है जो डाइवर्जेंस थ्योरम के अंदर ही निहित है और डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल से रिजल्ट है, आप इनको थोड़ा सा डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करके इनको सोल्व करें, मतलब सरफेस इंटीग्रेशन को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर लें और उसके बाद में वो डाइवर्जेंस बन जाएगा, तो उसका आंसर आपके जो रिजल्ट है वो तीनों ही 0 आ जाएगा। और इसको ये आपको पता ही है, इसका 3 होता है ना, पता होगा आपको, डेल अपॉन डेल एक्स एक्स, डेल अपॉन डेल वाई वाई, डेल अपॉन डेल जेड जेड, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये 3v बन जाएगा। तो ये आपके डाइवर्जेंस थ्योरम क्वेश्चन है। आपको मैं इसमें कुछ और एक्सरसाइज सेंड कर दूंगा, तो आप उसको भी इसमें सोल्व करें ताकि डाइवर्जेंस थ्योरम को कैसे यूज़ करें वो आपको पता चल जाएगा।